जय हिंद साथियों। पहले कनाडा, अब उसके बाद कतर। भारत कहाँ है? भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति क्या कहती है? और यह सवाल जो है केवल इन दो देशों के आसपास नहीं है, बल्कि रूस और यूक्रेन युद्ध के समय भी पश्चिमी देश या फिर कहे नाटो देशों के भीतर में भी यही सवाल था। भारत कहां पर खड़ा है? इजराइल और हमास के युद्ध के बीच भी यही सवाल हुआ था कि भारत अब कहां पर खड़ा है। और दुनिया के मानचित्रों पे जब चर्चा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हो और माना यह गया कि भारत अपनी कूटनीति और विदेश नीति के जरिए ही इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे के बीच बीच वो आकर के अपने आप को खड़ा किए हैं, तो एक के बाद एक सवाल लगातार युद्ध के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतियों को लेकर के भी या फिर व्यापारिक या व्यापार को संबंधों को लेकर के भी ये सवाल अमेरिका और चीन के व्यापारिक रिश्तों में टकराव के समय भी यही सवाल उभरा था, भारत कहां पर खड़ा है। लेकिन एक लिस्ट आज पहले आप समझिए, इस समय में भारत की जो मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत मजबूत है, लेकिन भारत देश के भीतर उठते हुए जो सवाल है भारत की मौजूदा सत्ता और उसके विदेश नीति को लेकर के एक साथ कई सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि भारत के अंदरूनी राजनीतिक ने बल्कि भारत के विदेश नीति को लेकर के भी पहली बार सवाल पड़ोसी देश से लेकर के ताकतवर मुल्कों तक होता चला जा रहा है। शायद इसलिए भी रूस और चीन का नजदीक आना, भारत का अमेरिका के करीब जाना, भारत के रूस के करीब पहुंचना और अमेरिका और नाटो देशों के यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाना, भारत का हमास का विरोध करते हुए उसके हमलों को घातक और खतरनाक बताते हुए इजराइल के साथ खड़ा होना और उसके कुछ ही घंटों के बाद फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए पारंपरिक विदेश नीतियों का जिक्र करना, इन सारे सवालों के बीच में हो सकता है कि आपके मन में श्रीलंका के सवाल, नेपाल देश का सवाल, भूटान में अंडरग्राउंड तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीन खड़ा कर रहा है उसको लेकर के सवाल, बांग्लादेश के भीतर में करीब होता हुआ चीन जो उसको लेकर के भी आपके जहन में सवाल, या फिर इन सारे सवालों के बीच में मालदीव के बीच चुनाव जो होता है तो भारत की फौज को वहां से हटना चाहिए, यह कहता हुआ एक व्यक्ति चुनाव जीत जाता है और सत्ता के भीतर आ जाता है। यानी इस पूरे लिस्ट को अगर समझना शुरू कीजिएगा तो कनाडा, मालदीव, ईरान, नेपाल, इजराइल, रूस, यूक्रेन, ऐसे तमाम देशों के मद्देनजर अगर आप देखिएगा तो भारत कहां पर है। आप होते होते ये भी हो सकता है कि अफगानिस्तान भी आपके मन में आए, भारत कहां पर खड़ा है। ईरान के चारावार की जगह हो या अफगानिस्तान के अंदर हो, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की बात हो, लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चेहरे के साथ पहचान पाए हुए हैं। भारत देश के भीतर में भी पीएम मोदी सत्ता के उपलब्धियों का बताने का जिम्मा भी देश के विदेश मंत्रियों के हाथों में रहा, क्योंकि इस समय में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जो छवि है वो बहुत शानदार तरीके से उभरी है। लेकिन जब 8 सैनिकों को मौत की सजा सुनाने के बाद कतर से निकल करके खबर आई तो आपके मन में एक सवाल हर किसी के मन में आकर के रुक गया कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो धाक जमाने वाले भारत के भीतर क्या अपने ही जवानों को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि एक सब कुछ एक ही पल में नहीं हुआ, एक लंबी इसकी प्रक्रिया प्रोसेस है और 1 साल से सब कुछ चल रहा था। और कतर के साथ भारत के संबंध जो है कोई 36 के आंकड़े वाले भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पीएम मोदी वहां नहीं गए और वहां के राष्ट्राध्यक्ष भारत नहीं पहुंचे, ऐसा सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद हमको लगता है कि उस 1 साल के पूरे प्रक्रिया के बारे में आज सबसे पहले समझ ले। जिस 8 सैनिकों को सजाई मौत सुनाई गई है कतर के कोर्ट द्वारा, और इसकी जानकारी कैसे पहुंची, कैसे ये मामला आगे बढ़ा, किस भारत के भीतर के जो पूर्व एडमिरल हुआ करते थे उनका क्या कहना था, एक पूरी चैन है जो एक बात बताता है कि अपने ही सैनिक को लेकर के खास तौर पे तब जाकर के जब भारत देश के भीतर में सैन्य अवस्था का राष्ट्रवाद जो है पूरे उफान पे होता, और नेशनलिज्म का बिल्कुल मतलब सीमा और सेना से जोड़ करके मौजूदा समय में जो सत्ता देखने से बिल्कुल कतराती नहीं, लेकिन सत्ता बना रहे इसको लेकर के इस देश के भीतर की जो राजनीति है और इस देश के तमाम मंत्रियों को झोंक दिया उसमें।
और यह सवाल राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा होता चला गया जब सरकार जो है इस देश के तमाम संस्थानों को चुनाव के अंदर झोंक देती है, तो उसके बाद इस देश के विदेश नीति या फिर कूटनीति भी भारत की अंदरूनी राजनीति को बिल्कुल प्रभावित तो नहीं करती। अगर प्रभावित अगर करती तो क्या उसकी प्रतिक्रिया उसी के हिसाब से निकल करके नहीं आएगी? यह सवाल नहीं कर रहे हैं, यह मौजूदा समय में इस समय के एक पारदर्शी चेहरा है। जिन 8 पूर्व सैनिकों को सजाए मौत कतर के अंदर दी गई, उसमें से 3 कैप्टन स्तर के 4 कमांडर रह चुके हैं, 1 सेलर है नाविक, और इंडियन नेवी के अंदर ये 8 लोग काम कर चुके हैं। जो रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी हैं वो तो हीरो रह चुके हैं, और विदेश के अंदर रहने वाले भारतीयों को जो सर्वोच्च सम्मान से जब सम्मानित किया गया, जो कि प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है, उसमें पूर्णेंदु तिवारी जो कि रिटायर्ड कमांडेंट नेवी इंडियन नेवी के हैं, उनको भी राष्ट्रपति कोविंद ने 2019 के भीतर सम्मानित किया। सवाल उसके और आगे अगर बढ़िएगा तो उनके साथ जिन्हें सजा हुई उनमें एक रिटायर्ड कैबिनेट ऑफिसर शर्मा भी है, विशेष सेवा मेडल पा चुके हैं ये। लेकिन आज इस बात का जिक्र जरूरत नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगस्त के महीने में जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, उसके बाद से पहला प्रतिक्रिया जो भारत के अंदर आई वो नवंबर दिसंबर के महीने में आई, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबी खामोशी के बाद उस दौर में पार्लियामेंट के भीतर भी सवाल उठे। विदेश मंत्री ने जवाब भी उस पर दिए, और उसके संवेदनशीलता को समझते हुए भी जवाब दिए कि हम चौकन्ने हैं। लेकिन आज के समय में जो सवाल उठ रहे हैं उसमें आखिर संवेदनशीलता, चौकन्नापन और भारत देश के भीतर की विदेश नीति और विदेश नीति से देश की अंदरूनी राजनीति को प्रभावित करने का कहीं ज्यादा बड़ा उफान होगा। तो एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि जो आरोप लगे हैं वो इजराइल के लिए कतर के सबमरीन कार्यक्रम की जासूसी के लिए, और इसकी जानकारी इससे पहले कभी किसी को नहीं थी। क्या सब कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत कतर ने एक खेल कर दिया, और वो ये जान रहा है कि जिस लिहाज से हमास और इजराइल टकरा रहे हैं उसमें आने वाले समय में मिडिल ईस्ट यानी अरब कंट्री को इस समय बहुत कुछ तय करना होगा, और उसमें कोई बच नहीं सकता। कोई भी देश हो जो यह सोचता होगा कि उसकी मौजूदगी इस मिडिल ईस्ट में रहे, लेकिन उसके अपने कूटनीति संबंध अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नाटो देश के साथ भी रहे, या अमेरिका के साथ रहे, या फिर किसी दूसरे बाहरी देश के साथ रहे, वहां पे से रहना है तो क्या उस कूटनीति के माध्यम से अचानक एक ही पल में इजराइल के लिए कतर के भीतर रहते हुए यह जासूसी कर रहे थे, और एक इनको सजाए मौत सुना दी गई। अगस्त 2022 की बात करें, कतर की खुफिया एजेंसी ने एक पूछताछ के लिए इन्हें पकड़ लिया था, और पहली ही बार में जो ट्वीट आया था वो पूर्णेंदु तिवारी की बहन मीतू भार्गव के जरिए ही 25 अक्टूबर 2022 को पहला ट्वीट आया था, जिसमें यह जानकारी उन्होंने दिया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी जिन्होंने देश के सेवा की है वो पिछले 57 दिनों से कतर की राजधानी में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में हैं। हम भारत सरकार उससे संबंधित अधिकारियों से अपील करता हूं कि जल्द वो आवश्यक कदम उठाएं और इन अधिकारियों को रिहा करवा करके इन्हें कतर से भारत लाएं। और इस ट्विटर अकाउंट के जरिए उन्होंने पीएम मोदी को भी टैग किया था। उसके बाद सवाल था, मीतू भार्गव ने एक इंटरव्यू भी दिया था, तो उसमें बीबीसी के अंदर जब इंटरव्यू हुआ था तो उसमें कहा कि आप उस ट्वीट को हटा दीजिए, अन्यथा इनके सामने और मुश्किलें आ जाएगी। लेकिन सवाल उस ट्वीट का ही नहीं था, सवाल था कि यह जानकारी भारत देश के भीतर आ चुकी है। और अक्टूबर के महीने के बाद 3 नवंबर को अपनी जो वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है विदेश मंत्रालय का, उसमें अरिंदम बागची आयोग, उसमें सवाल निकल करके बाहर आया, तो उनका जवाब था कि हमको 8 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी है, जो कतर के किसी कंपनी के साथ मिलकर के काम करते थे, और कतर के भीतर भारतीय दूतावास के अधिकारी वहां की सरकार के संपर्क में है, और दूतावास के अधिकारियों को गिरफ्तार लोगों से मिलने की अनुमति दे दी गई है, और गिरफ्तार भारतीय लोगों को उनके परिजनों से, परिवार वालों से भी फोन के बातचीत करने की इजाजत दी गई है। सवाल यहाँ पर उठता है कि इन सवालों को लेकर के मनीष तिवारी ने संसद के भीतर में इस मुद्दे को वहां पर सवाल उठाया, तो वहां पर जवाब देश के विदेश मंत्री
एस जयशंकर ने भी दिया, और ये जवाब दे रहे थे तो उससे पहले सोचिए जरा, पार्लियामेंट के भीतर में, संसद के भीतर में यह कहा गया कि उनके हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यह जिक्र विदेश मंत्री कर रहे थे एस जयशंकर, उसके हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे राजदूत आला अधिकारी इस मामले में सरकार के साथ लगातार संपर्क में बनाए हुए हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि वो हमारी प्राथमिकता है। साल भर बीत गए, उसके बाद जब निकल करके खबर आई ना, तो उसके बाद भारत सरकार ने उस पर भी प्रतिक्रिया दी, और प्रतिक्रिया जो है इस रूप में आई है कि जैसे भारत सरकार को यह जानकारी न हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, और विदेश मंत्रालय ने यह कहा उसके बाद हमारे पास शुरुआती जानकारी है कि कतर की अदालत ने अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामलों में अपना फैसला सुनाया। फांसी दिए जाने के फैसले से हम स्तब्ध हैं, अदालत के पूरे इंतजार करते हैं। जिन लोगों को सजा मिली, हम उनके परिजन और कानूनी टीम से संपर्क में हैं। हम सभी तरह के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। ये फैसले के बाद की प्रतिक्रिया है। फैसले से पहले की प्रतिक्रिया 10 महीने पहले की है। दिसंबर का वो महीना था, उस समय में सारी जानकारी जो है आगे बढ़ने की सोच और कमोबेश इन्हीं बातों का जिक्र उस समय में भी था कि हम किस रूप में काम कर रहे थे। सब कुछ एक ही पल में कतर की सरकार ने इसलिए फैसला कर लिया क्योंकि कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब ये कहा कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का बनाने का जिक्र जो है यूरोप तक जो बनाने तक का जो पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर से गुजरेगा, उसी को लेकर के हमास ने यह हमला किया। और यह कारण सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है या फिर यही हो। तो फिर क्या है कि ऐसी स्थिति बन चुकी है जो व्यापारिक रिश्ते और बाजार को लेकर के दुनिया के भीतर में, जो संसार के भीतर में जो युद्ध की परिस्थिति अमेरिका और चीन के टकराव के साथ शुरू हुई, वह धीरे धीरे बढ़ करके यूक्रेन तक पहुंची और अब रूस के दरवाजे तक पहुंची। और बिजनेस है, धंधा है, इसीलिए भारत को सस्ते में तेल मिलता गया। भारत उस तेल की रिफाइनरी करने के साथ साथ नाटो देशों को वह तेल बेचने लगा, पश्चिमी देशों को तेल बेचने लगा। यानी आर्थिक तौर की परिस्थितियां युद्ध के ऊपर हावी होती है, या आर्थिक परिस्थितियां युद्ध की दिशा में हर किसी को धकेल देती है। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ये कहती है कि किस देश को लेकर के कहां कैसा निशाना लगाना चाहिए। इसलिए भी इंतजार कर रहा था कतर क्या कि एक लंबे समय तक 8 सैनिकों को अपने गिरफ्तारी में रखा और कोई जानकारी नहीं दिया। जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कोई जानकारी नहीं देते, उसके भी एक कारण है। और उसके कारण क्या है कि हम आपको बताएं, इससे पहले यह भी आप समझिए एक बात कि भारत सरकार की जो प्राथमिकता का जो जिक्र किया गया, उसमें यह भी आया कि वह मामला गोपनीय होने के कारण अभी इस मामले में कुछ और नहीं कहा जा सकता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर क्राइजेक में जो आज वो भारत आ जाएंगे, जो संघाई कॉरपोरेशन का जो बैठक है उसी के बीच वहां पर गए थे। 2 दिन की बैठक 25-26 को बैठक हुई थी, और भारत देश के भीतर में चुनाव के लिए तमाम मंत्रियों को कहा गया था आपको चुनाव प्रचार के भीतर कब, कहां और कैसे जाना है। इस दौर में जैसे G20 अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऑस्ट्रेलिया के साथ में बहुत, या भारत की पहचान को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र के ऊपर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के भीतर भारत किस तरह से बन जाना इस धुरी के तौर पे, जो यहाँ पे विदेश मंत्री एक चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश कूटनीति के सबसे बड़े वक्ता के तौर पे निकल करके आए। तो फिर उनकी मौजूदगी इस दौर में कहां पर होगा, यह सवाल कोई भी कर सकता है, क्योंकि महज एक बयान स्टेटमेंट जारी की जाएगी। वह भी तब आया जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर कोई यह बात जानता है कि किसी दूसरे देश के नागरिकों को सजा अगर होती है उस देश में, तो उस सजा को इम्प्लीमेंट कराने के लिए उस भारत को वो सौंप सकते हैं। अगर गुनाहगार है तो भारत को सौंपे, गुनाहगार नहीं है तो छोड़ दे, लेकिन फांसी की सजा वहां पर दे दी गई। यानी अगली स्थिति जो है शायद 2015 के भीतर जो समझौता कतर के साथ हुआ, वहां पर जो भारतीय नागरिक अपराधी होगा उसको सौंप देना चाहिए भारत को। तो क्या उस दिशा में कोई कदम बढ़ाया? भारत की कूटनीति उस दिशा में आगे जाती है या फिर विदेश नीति उस दिशा में आगे बढ़ती है, या एक ही पल में इजराइल, हमास, फिलिस्तीन? क्योंकि भारत ने स्टार्टिंग दौर में हमास को लेकर के जो स्टैंड लिया और इजराइल को लेकर के जो स्टैंड किया, दूसरा जो विदेश मंत्रालय के
द्वारा जो निकला वो फिलिस्तीन के पास जाकर के अब खड़ा हो गया और अमेरिका तक को मतलब चुप करने वाली बात है। 3 दिनों के भीतर भारत के अंदर यह चेंज क्यों आए? और एक ही पल में जरा समझिए उससे आगे बढ़ करके कि जब सवाल संसद के भीतर मनीष तिवारी ने उठाया था, किया था, तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे बताया था कि इसको लेकर के कितनी गंभीरता किस रूप में होनी चाहिए, और उस बात का ही जिक्र करते हुए उन्होंने संसद के भीतर ये सवाल किए थे। और अब कहा, कल भी ये बात किया था कि उसको सजा कम कराने को करा करके भारत लाने की जरूरत है। शशि थरूर ने भी कमोबेश यही बात कहा कि दरअसल इसके भीतर एक पारदर्शिता बिल्कुल नजर नहीं आती। विदेश मंत्री और पीएम मोदी अब इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और कतर सरकार से उच्च स्तर पे बातचीत करनी चाहिए। एक बात और आप समझ लीजिए कि इस कतर के भीतर 70,000 से ज्यादा भारतीय लोग हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो भारतीयों के लोग हैं, वहां जो कमाते हैं और अपने लोगों को जो भेजते हैं, उसमें कतर का नाम जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पर आता है। तो भारत के बहुत सारे लोग कतर के भीतर रहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में भारत की कंपनियां कतर के भीतर काम करती है, छोटी बड़ी बहुत कंपनियां, बहुत सब कंपनियां हैं वहां पे। तो सवाल इस दौर में जो निकल करके बाहर आए, इस फैसले के बाद जो भारत की कूटनीति यहाँ पर क्या कह रही है, वो सवाल उठा रही है 3-4। पहला, ये कोर्ट के अंदर सुनवाई के समय एक बार भी इजराइल के लिए जासूसी जैसे किसी भी आरोप का जिक्र किया ही नहीं गया, लेकिन फैसला देते समय जिक्र क्यों हुआ? दूसरा सवाल होता है कि इजराइल को लेकर के भारत का जो रवैया है, वो जो विदेश और कूटनीति जिस लिहाज से नजदीक खड़ी नजर है, क्या उससे हमास एक ही पल में उस मानचित्र को हिलाने में या गिराने में लग गया, जहां उसे यह महसूस हो गया कि अब भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के आश्रय ही चीजों को संभालना होगा, सामान्य बातचीत से बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए इस फैसले को ला करके खड़ा कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक बात और समझ लेना चाहिए कि इजराइल कतर की प्रशंसा कर रहा था जब कतर जो है गाजा के भीतर राहत सामग्री भेज रहा था। उस समय अमेरिका ने भी कतर की प्रशंसा की जब कतर ने एक लिहाज से मिडिल मैन के तौर पर जो गाजा से तो अमेरिकी नागरिकों को छोड़वा दिया, बंधकों को रिहा करवा दिया। अपनी अपनी जरूरतों के इंतजार से भारत अब कहां पे खड़ा है मिडिल ईस्ट में? क्या मिडिल ईस्ट के देशों के भीतर में यह सवाल अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है? क्या वही एक सवाल है जो एक ही पल में भारत देश के तत्कालिक राजनीतिक को संभालता है, लेकिन एक ही पल में तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में वो हाशिए पे ढकेल देता है? ये 2-3 सवाल इसलिए भी इस समय में बहुत महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि उस समय जब ये कहा जा रहा था कि हमने क्या कुछ किया है, वहां पर जो 8 लोग हैं, 1 साल पहले फिर आप अगर बात कीजिएगा, जब भारत सरकार का स्टेटमेंट था, जब हम लोग ने उन लोगों से मिलने के लिए एक और काउंसलर एक्सेस की दरख्वास्त कर दी है, हमारा दूतावास और विदेश मंत्रालय जो उन लोगों के परिवार वालों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, हम उनकी जल्द रिहाई और भारत वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और यही बात हो रहा है दिसंबर-नवंबर के पिछले साल के, यानी 1 साल पहले का एक स्टेटमेंट है। और एक इंटरव्यू एडमिरल रिटायर्ड अनूप प्रकाश ने बीबीसी को उसी समय में एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी को, तो उसमें एडमिरल रैंक के जो अधिकारी है जो इंटरव्यू दिए थे बीबीसी न्यूज को, जो सेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होते हैं, उनका कहना था उस इंटरव्यू के भीतर, यह बहुत आश्चर्यजनक है और यह भी 1 साल पहले ही कहा गया था और भारत सरकार को यह कहा जा रहा था बताते हुए कि बहुत आश्चर्यजनक है और फिक्र की बात भी इसलिए है कि आज भारतीय सैनिक को कैद में रखा गया, न उन पर कोई चार्ज है, न कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, और उनको आखिर किस लिए बंद किया गया है? अगर वो कसूरवार है तो वापस कर दीजिए, सजा यहाँ मिल जाएगी, अगर नहीं है तो उन्हें छोड़ दीजिए। इस बात का जिक्र उस समय में एडमिरल साहब के द्वारा किया गया था। उसी समय में बाकायदा जो पुर्नेंदु तिवारी जेल के जेनेवी के अधिकारी थे और वहां पर जो है जिस कंपनी के भीतर थे वो मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे थे, वो सिंगापुर ताशकंद होते हुए वहां पहुंचे और कंपनी में काम कर रहे थे। उनकी बहन ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी उसी समय में मितु भार्गव ने कि ऐसी स्थिति है, इसमें परिस्थिति को भारत सरकार को संभालना चाहिए। अब लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र के ऊपर एक चेहरा जो है सवाल इजराइल हमास का ही नहीं होता, ये यूक्रेन या रूस की युद्ध का समय का ही नहीं होता,
सवाल, भारत को तेल सस्ते में मिला तो भारत को लगभग 40,000 करोड़ का फायदा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत ने रूस से यह कह दिया कि युद्ध को इस रास्ता नहीं है, शांति ही रास्ता है, तो अमेरिका ने पीठ थपा दिया। सवाल उसके आगे का भी है। भारतीय नागरिकों को लेकर के जो संवेदनशीलता दुनिया के तमाम डेवलपमेंट देश अपनाते हैं, क्या भारत अपने नागरिकों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर क्या उस संवेदनशीलता के साथ में खड़ा है या फिर नहीं खड़ा है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति परिस्थितियां जो है, क्या दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग युद्ध या फिर टकराव के मद्देनजर अलग अलग होगा, या फिर उस दिशा में आगे बढ़ेगा जहां एक समय में भारत अगुवाई करता था सार्क देशों का, एक समय अगुवाई करता था वो आंदोलन का, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो या चाइना हो, तीनों भारत को इस रूप में तर्ज देते थे कि इनके साथ इस रूप में परिस्थितियां खड़ी है, जहां पर दुनिया के तमाम देश भारत के साथ। उसके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया की बदलती हुई इकोनॉमी के मद्देनजर आया, और अमेरिका के साथ में भारत का नजदीकी होना, और वहां पे खासतौर पे ट्रंप सरकार की साथ पीएम मोदी की नजदीकी, और वहां पर रिएक्शन रिफ्लेक्शन किस रूप में होते चला गया, इस रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं कि भारत के पड़ोस में नेपाल में जब संविधान बन रहा था, जो करीब 8 साल पहले का इस बात का जिक्र कर रहे हैं हम, तो इस बात का जो जिक्र है संविधान का, जो भारत के साथ बिगड़ना, संबंध बनना, पीएम मोदी ने नेपाल जाकर के जो संविधान बनाने में मदद का जिक्र भी किया था। लेकिन उससे हट करके अगर पूरी प्रक्रिया को समझिएगा, जो आपसे हम कह रहे हैं कि खासतौर पे चाइना और पाकिस्तान केवल मसला नहीं है, इस समय में नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये तमाम परिस्थितियां जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से बहुत दूर की है। इसमें हम कहां पर होंगे, और इस परिस्थिति को आगे ले जाते एक पल में एक सवाल आएगा कि कनाडा के साथ जो संबंध थे वो बिगड़ते बिगड़ते करीब करीब जो जानकारी आ रही है, एक बहुत बड़ी तादाद में अभी भी वीजा मामला वहां पर अटका पड़ा हुआ है, और इतनी बड़ी तादाद में हालांकि भारत सरकार ने इसे शुरू किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर 17,000 के करीब वीजा इस समय में अटके पड़े हुए हैं, जब हर कोई यह जानता है कि कनाडा भारत छात्रों के लिए उच्च शिक्षा पाने के लिए एक सबसे आसान और सस्ता रास्ता हुआ करता था। वहाँ के टोरंटो चले जाइए, वहाँ के वावा चले जाइए, वाटरलू चले जाइए, वियम्पटन चले जाइए, सवाल सिखों का ही नहीं होता। सवाल इस समय में जो संबंधों के मद्देनजर और कनाडा के भीतर जो टीसीएस की मौजूद इन्फोर्समेंट वहाँ पे है, विप्रो वहाँ के अंदर है, तीसरी कंपनियां भारत की वहीं पे काम करती है। सवाल वहां पर जो निकल करके इस समय में बाहर आता है अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति और कूटनीति को लेकर के, वह इसलिए भी सवाल होता है क्योंकि इससे पहले जो है विदेश नीति भारत की अंदरूनी राजनीति को प्रभावित नहीं करती, और यह मान करके चलते थे लोग कि सब एक साथ एक मुश्त है। लेकिन जब विदेश नीति और कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय एस्पेक्ट से निकाल करके देश की राजनीति में और प्रभावित करने के लिए लाया जाएगा, तो भारत की अंदरूनी राजनीति और यहाँ के लोग भी अपने आप को विदेश नीति और कूटनीति के आश्रय देखने और समझने लगेंगे। और यही वह कारण है जो बेंगलोर, बम्बई, चंडीगढ़ के भीतर कनाडा के जो दूतावास जहाँ से वीजा मिलता था वह बंद कर दिया गया, और कई सवाल एक ही पल में वहां से निकलने लगे। और जिन सवालों को लेकर के भारत कनाडा से लगातार टकरा रहा था, 1961 के वेना संधि तक का जिक्र अमेरिका और ब्रिटेन करने लगे भारत को लेकर के कि आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जब भारत अमेरिका के बहुत करीब है, ब्रिटेन के करीब है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के भीतर, लेकिन कनाडा का सवाल आते हैं वियना संधि का जिक्र इन दोनों देशों ने क्यों किया भारत के खिलाफ। संदेश बिल्कुल साफ है कि इस समय में अपने स्वावलंबन, अपनी कूटनीति और अपनी परिस्थितियों को परखते समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी मौजूदगी का एहसास जो है कराना है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दौर में, या फिर उस वर्ल्ड ऑर्डर के दौर में अपने अंदरूनी राजनीति को प्रभावित करने की दिशा को ले जाने की। इस उलझन से निकलना पड़ेगा। शायद यही वह कारण है जो 8 पूर्व सैनिकों को सजाए मौत कतर के भीतर दी गई है, उसमें भारत के भीतर चिंता इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इस समय में सैनिकों को लेकर के, सैन्य बल को लेकर के, सीमा के रक्षा को लेकर के जो राष्ट्रवाद भारत की राजनीति के भीतर घूमता है,
उसने इस देश के भीतर एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या वाकई में भारत के 8 पूर्व नौ सैनिकों को कोई सजाए मौत दे देगा, भारत चुप रहेगा? ऐसा संभव ही नहीं है। आप इंतजार कीजिए समय का, और ये बात मनाइए कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति भारत की अंदरूनी राजनीति से प्रभावित बिल्कुल ना हो। और इस बात का मनाइए कि इस समय में राष्ट्रवाद को लेकर के जो परिभाषाएं राजनीतिक तौर पर गढ़ी गई है, अगर उसी को मापदंड मानना है तो सरकार उसमें खरा उतर जाए। जय हिंद, जय भारत।